हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर में हम बात करेंगे 11 से 17 सेंचुरी के बारे में। इंडिया के मिडिएवल पीरियड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन से पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं? मिडिएवल पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। मिडिएवल ये बना है मिड वर्ड से, मतलब दो पीरियड्स के बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मिडिएवल पीरियड। तो इसमें हम कौन से दो पीरियड्स की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे एंशियंट और मॉडर्न पीरियड का, जो बीच का पीरियड है हमारा मिडिएवल पीरियड, उस पीरियड को हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि भारत में जो पॉलिटिक्स थी उस समय पर वो बार बार चेंज हो रही थी, मतलब नए नए रूलर्स आ रहे थे। कुछ रूलर्स फॉरेन कंट्रीज से आ रहे थे। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जितनी बार कोई भी इन्वेजन इंडिया में होता था, कोई भी फॉरेन अटैक इंडिया में होता था, तो नए टाइप का पॉलिटिकल रूल स्टैब्लिश होता था और उतनी बार भारत की जो बॉर्डर्स थे वो चेंज हो जाते थे। तो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में ही एक पिक्चर दिया हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर आपको कुतुब मीनार देखने को मिल रहा होगा। तो ये उन रूलर से रिलेटेड है, उन सुल्तान से रिलेटेड है जो इस पीरियड में इंडिया में रूल कर रहे थे। इस चैप्टर में हम बेसिकली किन तीन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जान लेते हैं। हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन्स एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप्ड द इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। कैसे फॉरेन इन्वेजन्स ने क्या इम्पैक्ट डाला इंडिया के बॉर्डर्स को रीशेप करने में। देन हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्डेड टू दीज इन्वेजन्स। जो इंडिया के नेटिव लोग थे उन, या फिर जो नेटिव मतलब जो लोकल रूलर्स थे, जो पुराने रूलर्स थे, उन्होंने इन इन्वेजन्स के लिए कैसे रिस्पॉन्ड किया। देन वट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। लोगों की नॉर्मल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो हम इस चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं। पहले यहाँ पर एक टाइमलाइन गिवन है आप लोगों को। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो इसमें इस चैप्टर में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। जान लेते हैं इस पीरियड को मिडिएवल पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वर्ड मिडिएवल को लिया गया है यूरोपियन हिस्ट्री से। यूरोपियन हिस्ट्री में मिडिएवल का मतलब होता है उस हिस्ट्री के लिए जो फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से लेकर रेनेसांस के बीच के पीरियड को बोलते हैं। रेनेसांस मतलब पुनः जागरण। तो ये जो रेनेसांस था ये यूरोप में हुआ था, जिसमें ग्रीक आर्ट एंड कल्चर को वापस से रिवाइव किया गया था, वापस से शुरू किया गया था। बट जो इसके बाद का पीरियड है, रेनेसांस के बाद का पीरियड है यूरोपियन हिस्ट्री में, वो एक डेवलपमेंट का पीरियड है। मतलब वो पीरियड है नए एडवांसमेंट का। तो जो मिडिएवल पीरियड है यूरोप में, एक बैकवर्ड पीरियड को बोला गया है, जो कि रेनेसांस के पीरियड से कंपैरेटिवली बैकवर्ड है। तो इसीलिए इस पीरियड को मिडिएवल बोला गया यूरोप में, द पीरियड बिटवीन द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एंड द राइज ऑफ रेनेसांस। तो क्योंकि ये पीरियड यूरोपियन हिस्ट्री में इसे डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। बट इंडियन कंटेक्स्ट में अगर मैं देखूँ, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया में ये पीरियड 11 से 17 सेंचुरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीटली एक एडवांसमेंट का पीरियड था। मतलब नए आर्किटेक्चरल फॉर्मेशंस का पीरियड था, कोई बैकवर्ड पीरियड नहीं था। तो यहाँ पर हिस्टोरियंस का बोलना है कि 11 से 17 सेंचुरी को हमें इंडियन कंटेक्स्ट में मिडिएवल बोलना एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर में, आगे चलते हैं। The new eras of Indian journey began in the 11th century invasions from beyond Hindu Kush mountain। अगर हम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को देखें, पुराने वाले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को, तो वहाँ पर एक माउंटेन रेंज आपको दिखाई देगी जिसको बोला गया है हिंदू कुश। ओके, सो इससे जो बियॉन्ड लोग थे, उन्होंने जो इसके बियॉन्ड रहते थे, मतलब जो वेस्ट साइड रहते थे, उन लोगों ने इंडिया में इन्वेजन्स करने शुरू कर दिए। इंडिया हैज़ बीन मच अवेयर of this earlier period, but the spate of invasions by the people from outside during this period was unprecedented। मतलब इतने ज़्यादा इन्वेजन्स होने लग गए कि एक के बाद एक इन्वेजन्स बढ़ते ही रहे। Many of these invaders were from Central Asia। ज़्यादातर इन्वेडर्स कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से थे, जो कि मॉडर्न डे टर्की या फिर अफगानिस्तान को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर, चाहे हम आगे के जितने रूलर्स हम आज इनके बारे में बात करेंगे, वो सब सेंट्रल एशिया से ही थे। So let us now explore in this chapter the ever-changing landscape of India from 13th century onwards। तो अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि 13th century मतलब कौन से ईयर्स? 1200 कॉमन एरा वाले ईयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम जितना ईयर्स पढ़ते हैं सेंचुरी, उससे एक आगे हम कंसिडर करते हैं। तो 1200 CE वाले पीरियड को या फिर इस पर्टिकुलर पीरियड को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। अब ये दिल्ली के सुल्तान कौन थे? पीछे जिन हम टर्किक इन्वेजन्स की बात कर रहे थे, इन्हीं इन्वेडर्स ने इंडिया में अपना जहाँ पे रूल स्टैब्लिश किया, वो कौन सी कैपिटल थी उनकी कैपिटल सबकी बन गई क्या? दिल्ली। और क्योंकि ये सारे अपना रूल स्टैब्लिश कर रहे थे, अपना नया टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आ रहे थे, तो इन्होंने अपने आप के लिए जो टाइटल यूज़ किया एज अ रूलर, वो क्या था? सुल्तान। तो जिस भी रीजन को इन लोगों ने कैप्चर किया या जहाँ पे भी इनका रूल था, उस पर्टिकुलर पीरियड, उस पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? सल्तनत बोलना शुरू कर दिया। मतलब दिल्ली से रूल करने वाले सुल्तान की जो टेरिटरी थी उसको क्या बोल दिया गया? दिल्ली सल्तनत बोल दिया गया।
ओके, सो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 सीई, कॉमन एरा यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर, ये जो फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ तराइन था, इससे पहले भी एक बैटल हो चुका था जिसमें कि मोहम्मद गौरी जो थे वो हार गए थे पृथ्वीराज चौहान से, बट अगेन वो वापस से आते हैं 1192 में, वापस से अटैक करते हैं और पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं। सो the Sultanate saw the rule of 5 successive foreign dynasties of Turkic Afghan origin। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे या दिल्ली सल्तनत ने 5 डायनेस्टीज, अलग अलग डायनेस्टीज को देखा। ये कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? मामलुक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। वाइल सर्टेन पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, नेबरिंग किंगडम्स सच एज ईस्टर्न गंग्स इन द ईस्ट एंड होयसालास इन द साउथ resisted द एडवांस्ड एंड ऑल्सो एमर्ज्ड एज थ्राइविंग सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ये दिल्ली के सुल्तान थे, जब ये अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे बाकी भारत में, तो कुछ ऐसे किंगडम्स भी थे जैसे कि ईस्टर्न गंग या फिर होयसाला, जिन्होंने इनको आगे बढ़ने से रोक दिया या फिर इनको वहीं पर रोक दिया जहाँ पर ये अपना प्रयास कर रहे थे, जहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, वहीं से इनको रोक दिया। द सल्तनत पीरियड वॉज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब एक के बाद दूसरा राजा, तीसरा राजा, सब एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे और बार बार डायनेस्टीज अलग अलग स्टैब्लिश होती थी। जैसे पहले स्लेव डायनेस्टी, देन उसके बाद कोई और खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी। तो सल्तनत यहाँ पे जान लेते हैं किसको बोलते हैं। एक ऐसी टेरिटरी रूल्ड बाय अ सुल्तान, अ टाइटल दैट सम मुस्लिम्स रूलर्स अडॉप्टेड। सल्तनत का पीरियड था, ये पीरियड था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, मिलिट्री कैंपेन्स का, जहाँ पे विलेजेस को रेड किया जाता था, सिटीज़ को प्लंडर किया जाता था। ऐसे ही कुछ दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने कम्प्लीटली इंडिया के शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पर अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। दे नॉट ओनली जस्ट प्लंडर्ड द सिटीज़ बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड द सेंटर्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो इस पे जब हम बात करते हैं, और जो जितना भी सक्सेशन था वो सब वायलेंट तरीके से हो रहा था। मतलब अगर हम बात करें बलबन का सक्सेशन, या फिर अगर हम बात करें रज़िया सुल्तान का सक्सेशन, या फिर उसके बाद किस तरीके से रज़िया सुल्तान को हराया गया। यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है अलाउद्दीन खिलजी की, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कॉइन्स इशू किए थे उनकी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम है वो क्या लिखा गया है? सिकंदर सानी। और आपको ये भी पता होगा कि सिकंदर किसको बोला जाता था? सिकंदर नाम है अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर, यस राइट, वही ग्रीक अलेक्जेंडर जिसने इंडिया को इन्वेड किया था 2nd सेंचुरी BC में। और वो इंडिया में क्या करने आया था? उसने, अलेक्जेंडर को क्या बोला जाता है? कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिसने पूरी दुनिया पर राज कर लिया हो। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर अपने आप को सिकंदर सानी बोलकर क्या बता रहा है कि मैं भी अलेक्जेंडर की ही तरह ग्रेट हूँ और मैं भी उसी की तरह अपने एम्पायर को एक्सपैंड करूँगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कैंपेन्स लड़े, मिलिट्री कैंपेन्स करे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। उसने बहुत सारे सिटीज़ को प्लंडर किया और मंगोल इन्वेजन किया। उसी के समय पर मंगोल इन्वेजन भी इंडिया में हो गया, who were trying to add India to the vast Mongol empire। और ये मंगोल ट्राई कर रहे थे कि वो इंडिया को अपने अंदर कैप्चर कर लें। ये जो मंगोलों का जो एम्पायर था वो सेंट्रल एशिया में इस टाइम पर स्टैब्लिश था। अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल था मलिक काफूर। इसने डेक्कन पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, मतलब इसने डेक्कन इंडिया पे अलाउद्दीन खिलजी को लीडरशिप प्रोवाइड करते हुए इसने क्या किया, वहाँ पर कैंपेन्स लड़े और उसने वहाँ की बहुत सारी सेवरल किंगडम्स को जीत भी लिया। ही प्लंडर्ड, और वहाँ पर उन्होंने उसके औरतों को एनस्लेव करना, सिटीज़ को लूटना, उनकी वेल्थ को छीन लेना, तो ये इनके लिए बहुत आम बात हो गई थी। किन के लिए? दिल्ली के सुल्तानों के लिए। सो दे ऑल्सो अटैक्ड श्रीरंगम, मदुरई, श्रीरंगम, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। तो इन्होंने इन सब जगहों पे भी अटैक किया। इसके बाद जो रूलर आता है वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक जो था, ये तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर था और ये फेमस था कि मॉरन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मॉरन एम्पायर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज नाउ अंडर वन रूल। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो एक रूल के अंदर ले आया था, एक छत्र के अंदर ले आया था पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। इसने 2 बड़े चेंजेस किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 स्कीम्स चालू करी एंड दे वर बट पुअरली एग्जीक्यूटेड। बट इसकी ये 2 स्कीम जो थी ये कंप्लीटली क्या हो गई? फेल हो गई। तो देख लेते हैं इसकी पहली स्कीम क्या थी। इसने बोला कि ये कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद चेंज कर देगा, क्योंकि दिल्ली में बार बार अटैक्स होते रहते थे और वो एक सेंटर बन गया था, लोगों के अट्रैक्शन बन गया था, जिसमें बहुत सारे लोग बार बार इन्वेजन्स होते जा रहे थे। तो इसने सोचा कि दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद, जिसको पुराना नाम जिसका क्या है देवगिरी, वहाँ शिफ्ट किया जाए। प्रेजेंट डे इसको संभाजी नगर बोलते हैं। तो यहाँ इसने एस्टैब्लिश करने का कुछ सोचा। द पीपल वर फोर्स टू ट्रैवल ओवर 1000 किलोमीटर्स
एंड अ फ्यू ईयर्स लेटर हिज प्लान मिसफायर्ड। इसका प्लान क्यों मिसफायर्ड हुआ? क्योंकि जब पहले ही यहाँ से जब लोग ट्रैवल कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे ट्रैवल करते करते लोग मर गए। सो द कैपिटल ही शिफ्टेड बैक द कैपिटल टू दिल्ली। बोथ ट्रांसफर्स रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोगों की जानें गई। एंड अनदर इंस्टेंस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तो ये पहला इसका चेंज था जो ये लेकर आया। और जो सेकंड चेंज था वो क्या था? टोकन करेंसी। टोकन करेंसी एक ऐसी करेंसी थी जिसको कि जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। जैसे यहाँ पर आपको अलाउद्दीन का सिल्वर कॉइन यहाँ पे दिखाया गया, जैसे टंका बोलते हैं। बट इसने सोचा कि क्यों ना हम एक चीप कॉपर करेंसी को लाएं। कॉपर के कॉइन्स इससे पहले कभी किसी ने इशू नहीं किए थे, तो कॉपर के कॉइन्स इसने इशू करने शुरू करे जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी के थे। बट इनका जो प्राइस था वो इक्वल रखा गया था सिल्वर और गोल्ड के, जिसका मतलब था अब जो कॉपर था वो सिल्वर और गोल्ड के भाव बिक सकता था। जो कॉपर की कॉस्ट हो गई थी वो सिल्वर और गोल्ड के इक्वल इन्होंने ला दी थी, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया? टोकन करेंसी बोला गया। मतलब कॉपर कॉइन्स, लेकिन उसका जो रेट होगा वो हम गोल्ड एंड सिल्वर में भी पे कर सकते हैं। Declared to the token and have valued silver. Although this was a progressive idea, at that time this created confusion in the trade and encouraged people to counterfeit. मतलब लोगों ने नकली कॉपर के सिक्के बनाकर मार्केट में लेन देन चालू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिला। कैसा डिक्लाइन? इकोनॉमिक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो इसके दोनों ही जो अटेम्प्ट्स थे, कैपिटल को शिफ्ट करना दिल्ली से दौलताबाद एंड सेकंड टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, दोनों ही इसके जो मेथड्स थे वो फेल हो गए। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के सुल्तान्स की लाइफ कैसी थी, तो वो लग्जूरियस लाइफ जीते थे। इलाबोरेटेड क्लोथ्स, ज्वेल्स, ऑर्नामेंट्स, फाइन फूड, इनका जो सारी चीज़ें थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी। दिस वेल्थ वॉज लार्जली डिवन फ्रॉम दी प्लंडर फ्रॉम द मिलिट्री कैंपेन्स। ये जिस भी शहरों को लूटते थे वहाँ से जो वेल्थ इकट्ठा करते थे वो सारी की सारी इनकी लैविश लाइफ जीने पर ये लोग स्पेंड कर रहे थे। ये कॉमन लोगों पर टैक्सेस लगा रहे थे। कॉन्कर्ड रीजन एंड एंगेज इन द स्लेव ट्रेड। जो लोग पकड़े जाते थे, जो इन्फिडल्स जिनको ये बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इन्फिडल्स के बारे में, तो उनकी जो औरतें होती थी उनको ये लोग क्या कर देते थे? स्लेवरी में डाल देते थे। इन लोगों का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता था वो ये होता था कि मंदिरों को तोड़ो। किन के मंदिरों को? आइकनोक्लाज्म। ओके, इन्फिडल्स के मंदिरों को तोड़ना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। इन्फिडल्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कि नॉन इस्लामिक बिलीव्स में भरोसा रखते हैं, जो कि नॉन इस्लामिक बिलीव्स जिनके होते हैं उनको बोला गया इन्फिडल्स। जिनके की बिलीफ सिस्टम जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते उनको क्या बोला गया? इन्फिडल्स बोला गया। और क्या इन्होंने किया? आइकनोक्लाज्म इन्होंने किया, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स एंड द रिलीजियस इमेजेस। मतलब जितनी भी हिंदुओं की रिलीजियस इमेजेस थी उनको तोड़ना और उनके मंदिरों को तोड़ना इनका मेन टास्क था। दिस पीरियड विटनेस नंबर ऑफ अटैक्स ऑन बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल्स। मतलब जैन और बुद्धिस्ट, हिंदू टेम्पल्स तीनों को इक्वली डिस्ट्रॉय किया। सच डिस्ट्रक्शन वॉज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर बाय आइकनोक्लाज्म। मतलब वहाँ से वेल्थ तो लूटनी ही होती थी, पर साथ साथ वहाँ के आइडल्स को डिसग्रेस भी करना होता था। वहाँ के आइडल्स को भी तोड़ना इनको अच्छा लगता था। इसके अलावा इन्होंने कॉमन लोगों के ऊपर और कैसा बिहेव किया? इन्होंने कॉमन लोगों के ऊपर जिजिया टैक्स को लगाया। ये नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला एक टैक्स था जो कि उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ता था। इसको जिजिया बोला गया, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो टैक्स लगाया गया। इन प्रैक्टिस, डिपेंडिंग ऑन द रूलर्स, दिस डिस्क्रिमिनेटेड टैक्स विल बी द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन का एक तरीका था। एट द एंड ऑफ द 11th century, तिमूर, अ ब्रूटल टर्किक मंगोल कॉन्करर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब लोग इतने सारे इन्वेजन्स ऑलरेडी हो रहे थे, इतने सारे ये टर्किक जो रूलर्स थे ये ऑलरेडी इंडिया में बैठकर लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब बाहर से बची कुची कसर को पूरा करने के लिए तिमूर आ गया। ये मंगोल का रहने वाला था बेटा। टर्किक और मंगोल दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। मतलब इसका जो डिसेंडेंट था वो टर्किक मंगोल था। सेंट्रल एशिया से इंडिया में आया और इसने इंडिया में डिवास्टेटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए, स्पेशली कहाँ? दिल्ली में। एज ही रोट हिज मेमोरीज, हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट, वॉर विद द इन्फिडल्स एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इन्फिडल्स। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इन्फिडल्स को मारना, इनको कन्वर्ट कराना या फिर इनके वेल्थ को लूट लेना। लार्ज नंबर में लोगों को मारा गया, उनको स्लेव बनाया गया और सिटी को तोड़ फोड़ तहस नहस करके ऐसे ही छोड़ दिया गया। तिमूर के अटैक के बाद इंडिया में आती है लोधी डायनेस्टी, जिसे हम फर्स्ट अफगान एम्पायर बोलते हैं। इंडिया का कौन सा एम्पायर बोलते हैं? फर्स्ट अफगान एम्पायर इंडिया का बोलते हैं। सो ये लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी 5
सल्तनत थी जो दिल्ली में रूल कर रही थी, और इनके जो राजा थे, जो इनके सुल्तान थे, इनका क्या दृष्टिकोण था, इनका क्या नज़रिया था भारत के नेटिव लोगों के लिए, और इनकी क्या पॉलिसीज़ थी। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के 2 इम्पॉर्टेंट चेंजेस की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक की एक कोट पेंटिंग है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को बैठा हुआ दिखाया गया है। इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सुल्तान, मतलब भारत के जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने कैसे दिल्ली सुल्तान के आक्रमणों के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद करी, अपनी आवाज़ ऊंची करी, और कैसे इनको चैलेंज करा, मतलब इनको अपने एरिया में आने नहीं दिया, और कैसे इनको रोक के रखा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 2 में मैं लेकर आऊँगी, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखना। थैंक यू फ्रेंड्स।